हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका ऑन अध्यापक अकेडमी पर। तो आज का वीडियो हमारा फिल्टर सीरीज़ है, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 6 हिस्ट्री पर होगा। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और आने वाली वीडियो में हम बाकी सब्जेक्ट कवर करेंगे। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम इन क्वेश्चंस में बाकी रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, तो एक क्वेश्चन से हमारे कई सारे क्वेश्चन कवर होंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, गेहूँ और जौ के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले? तो फ्रेंड्स, गेहूँ और जौ के हमें साक्ष्य मिले सुलेमान और खिरथर की पहाड़ियों पर, और उत्तर पूर्वी गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ी पर क्या मिले? तो यहाँ हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ के पास आरंभिक नगर बसे, और मगध हमारा सबसे विशाल राज्य था जो कि गंगा के दक्षिण में स्थित था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ताड़पत्र किस पेड़ की छाल से बनाए जाते थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट बुर्ज। आगे बढ़ते हैं। गुफाओं एवं कंदराओं के साक्ष्य कहाँ मिले? तो फ्रेंड्स, गुफाओं और कंदरा के साक्ष्य हमें भीमबेटका में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इनाम गांव में क्या मिला है हमें? तो इनाम गांव में हमारे आरंभिक गांव बसे थे। और कुरनूल में हमें क्या मिला? यहाँ राग के अवशेष मिले हैं। और बुरजहोम क्या था? बुरजहोम हमारा कश्मीर में था। यहाँ गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमारे चारों इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ किस महत्वपूर्ण दर्रे के पास पड़ता था? तो फ्रेंड्स, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये मेहरगढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि यहाँ घर चकोर होते थे और आयताकार होते थे, और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। और मृतकों के साथ यहाँ भोजन रखने की व्यवस्था भी थी। तो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के नगरों की क्या विशेषताएं थी? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा के नगर वे 2 भागों में विभाजित मिलते हैं। एक था हमारा ऊंचाई पर, जिसे नरदुर्ग कहा जाता था, और ऊंचाई ऊंचाई पे जो था वो छोटा था। और जो हमारे नीचे था उसे निचला नगर कहा जाता था, और वो बड़ा था। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले? तो फ्रेंड्स, हमारे अग्निकुंड के साक्ष्य में लोथल और कालीबंगा इन दोनों में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, लोथल है कालीबंगा। और हमारा मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो में हमें स्नान घर मिला था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा के लोग जगह जगह से आवश्यक वस्तु का आयात करते थे। तो चलिए देखते हैं। तो तांबे का आयात करते थे वे राजस्थान में पश्चिमी एशियाई देश ओमान से, और आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से टीन का आयात करते थे। कर्नाटक सोने के लिए जाना जाता था, और गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से बहुमूल्य पत्थर का आयात किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर है? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा में हमें 2 नगर मिलते हैं। पहला धोलावीरा, दूसरा लोथल। तो ये दोनों ही सही हैं। तो धोलावीरा के बारे में कुछ जानते हैं कि यह 3 भागों में विभाजित था, और यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, और ये कच्छ के इलाके खादर रेत के किनारे था। और लोथल के बारे में जानते हैं, तो यह साबरमती की एक उपनदी के किनारे था, और यहाँ मनकी के साक्ष्य भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। नहीं, आर्य अपने विरोधियों को क्या कहते थे? तो फ्रेंड्स, आर्य अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे, क्योंकि ये दूसरी भाषाएं बोलते थे और ये अगुवाई नहीं करते थे। और विष और जन के लिए कहा जाता था, ये सामान्य जनता के लिए प्रयोग होता था। आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, इनाम गांव हमारे भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित था, और यहाँ लोगों को गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था, और दफनाते समय मृतक का सिर उत्तर की दिशा में होता था, और मृतकों के साथ खाना पीना भी रखे जाते थे। तो ये चारों सही हैं, तो आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। वैश्य किन्हें कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, वैश्य
कृषक, पशुपालक और व्यापारी को कहा जाता था। और जो युद्ध करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें क्षेत्रीय कहा जाता था। और तीनों वर्णों की सेवा करने वाले को शूद्र कहा जाता था। और वेदों का अध्ययन ब्राह्मणों का काम था। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अब राजा सेनाएं रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर एक पूरे साल रखा जाता था। और महान जनपद पर में कर के रूप में उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित कहा जाता, जिसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। तो फ्रेंड्स ये चारों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। जनपद मगध के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स मगध हमारा 200 साल पहले सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। और ये गंगा और सोन नदी के बीच था। यहाँ पर गंगा और सोन नदी बहती थी। और बिंबिसार, अजातशत्रु और महाजनपद यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे। और बिहार में राजगीर मगध की राजधानी बनी और बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो ये हमारे चारों ऑप्शन सही हैं मगध के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 4, गढ़ या संघ से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स गढ़ और संघ हमारा कहाँ पाया जाता था, तो ये वज्जी राज्य में शासन व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था में कई सारे शासक होते थे, मतलब कई सारे शासकों को मिलाकर गढ़ या संघ कहा जाता था। और कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो ये गढ़ और संघ कहा जाता था। और इसी तरह से बुद्ध ने भी कई सारे गढ़ या संघ बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। 15, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध क्षेत्रीय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे गण से संबंधित थे। उन्हें ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ और मृत्यु कुशीनराम में हुआ। तो ये चारों सही हैं, तो आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 16, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। तो फ्रेंड्स उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो आंसर है सेकंड, गुरु के समीप बैठना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर कौन से नंबर के तीर्थकर थे। तो फ्रेंड्स वर्धमान महावीर सबसे लास्ट के और 24वें नंबर के तीर्थकर थे। और महावीर के बारे में कुछ जानते हैं कि ये लक्ष्मी कुल के एक क्षेत्रीय राजकुमार थे। और ये कहाँ से आते थे, ये वज्जी संघ से, जो कि मैंने अभी बताया था, वज्जी संघ से थे। वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के। और 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और 12 वर्ष तपस्या की थी। और भाषा उनकी प्राकृत थी। और उनका उपदेश था अहिंसा का मार्ग, चोरी न करना और ब्रह्मचार्य। आगे बढ़ते हैं। कौन से ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे एनसीईआरटी में बस एक का जिक्र है, जो कि है विनयम पिटक। तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वानप्रस्थ से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स वानप्रस्थ का अर्थ था जंगल में रहकर साधना करना। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र हमारी चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट, धम्म से आप क्या समझते हैं। देखते हैं। यह संस्कृत शब्द का प्राकृतिक रूप है। अशोक द्वारा चलाए गए धम्म में पूजा की आवश्यकता नहीं थी। धम्म महामात धम्म की प्रचार करते थे। यह बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। तो फ्रेंड्स ये चारों धर्म की विशेषताएं। तो ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट, तमिल क्षेत्र में ऊणवार किन्हें कहा जाता था। तो फ्रेंड्स तमिल में अलग अलग तरह की भूव्यवस्था थी, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो देखते हैं। तो ऊणवार जो थे हमारे, वो साधारण हलवाओं को कहा जाता था। और बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स। तो बड़े भूस्वामी को वल्लल्ला कहा जाता था। और भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था, उन्हें दास
अदमई या कैडिसियार कहा जाता था। तो आप इन्हें याद रखिएगा। आगे 23, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, ये तमिल भाषा की प्राचीनतम रचनाएं हैं। सेकंड, मदुरै में कवि के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। तो फ्रेंड्स ये दोनों सही हैं, तो आंसर नंबर थर्ड उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से किसे जाना जाता था? तो फ्रेंड्स रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से हमारे काली मिर्च को जाना जाता था, और दक्षिण भारत में काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था, जो कि तमिलनाडु के आसपास पड़ता है। तो ये काली मिर्च के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और रोमन में भी इसे काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता था। अब मूवेंदर के अंतर्गत कौन कौन से शासक आते थे? तो फ्रेंड्स मूवेंदर का अर्थ है 3 मुखिया। यह तमिल शब्द है, और इसमें चोल, चेर, पांड्य आते थे। ऑप्शन नंबर 4 उपयोग दिए गए सभी। अब नेक्स्ट, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे? तो फ्रेंड्स सिल्क रूट पर सबसे प्रसिद्ध शासक थे हमारे कुषाण। तो चलिए कुषाण के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे कुषाण, सिल्क रूट पर रखने वाले, नियंत्रण रखने वाले, और इनका मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर शासन था। मथुरा और पेशावर इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कौन कौन से? मथुरा और पेशावर, ये 2 शक्तिशाली केंद्र थे। और कुषाणों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। आगे बढ़ते हैं। 27, बौद्ध महायान धारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं इसे। इस धारा के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी। सेकंड, बौद्ध स्तव का विकास हुआ। थर्ड, बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ। बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में भी फैला। तो फ्रेंड्स ये चारों सही हैं। अगर हम बौद्ध स्तव की बात करें तो ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका अर्थ है कि उस समय महायान धारा में बुद्ध भिक्षुओं ने एकांत में साधना करने के बजाय यह निर्णय लिया कि उन्हें लोगों के बीच में रहकर उनके बीच आस्था फैलानी चाहिए। तो इसे क्या कहा गया? बोधिसत्व। आगे बढ़ते हैं। तो इसके चारों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हमारा हरिशेन। और समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानते हैं। तो इसके काल में प्रशस्ति का बहुत प्रचलन हुआ, और यह क्या थी? यह संस्कृत शब्द है, और इसमें राजाओं की प्रशंसा की जाती थी, जिसे प्रशस्ति कहा जाता था। अब हर्षचरित्र के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स हर्षचरित्र के रचयिता हमारे हैं हरिशेन, नहीं सॉरी, तो हर्षचरित्र के रचयिता है हमारे वाणभट्ट। और अगर हम हर्षवर्धन के राज्य में थे, और हर्षवर्धन के बारे में हम कुछ चर्चा करें तो इसके राज्य में चीनी यात्री स्वेंग त्वांग कौन आया था? स्वेंग स्वांग इसके दरबार में आए थे, और सबसे पहले हर्षवर्धन थानेसर का राजा बना था, और हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार किया, और उसके बाद बंगाल की जीत के बाद दक्कन की ओर बढ़ा। तब चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तो किसने रोक दिया था हर्षवर्धन को? चालुक्य वंश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था आगे बढ़ने से। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो अभी मैंने आपको चर्चा की थी कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, स्तूप के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ क्या कहलाता था? तो फ्रेंड्स स्तूप के चारों ओर जो पथ था, जिस पर लोग बाग, मान लीजिए स्तूप है, इसके चारों ओर ये पथ है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें लोग बाग परिक्रमा करते थे, तो इसे क्या कहा जाता था? प्रदक्षिणा पथ। और धातु मंजिषा किसे कहा जाता था? कि ये स्तूप है, इसके अंदर बुद्ध की अस्थियाँ रखी होती थी, जिन्हें कहा जाता था धातु मंजूषा। और वेदिका किसे कहा जाता था? मान लीजिए प्रदक्षिणा पथ है, इसके चारों ओर रेलिंग लगा दी जाती थी, तो इसे वेदिका कहा जाता था।
और गर्भगृह की बात करें तो ये हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में थे। तो इसमें गर्भगृह में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थीं। और हिंदू मंदिरों में एक और भाग था जिसे क्या कहा जाता था, जिसे मंडप कहा जाता था। और इस मंडप में सभा होती थी, अर्थात कीर्तन इत्यादि इसमें होते थे मंडप में। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 32, चरित्र संहिता का संबंध है। तो फ्रेंड्स, चरित्र संहिता का संबंध है हमारा आयुर्वेद से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें हमने क्लास 6 हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। तो एक ही वीडियो में आपका सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।